Hello everybody, आशुतोष शर्मा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द क्राउन सक्सेस। तो उम्मीद करता हूँ सब खुश होगे, मजे में होगे, मेहनत कर रहे होगे और बढ़िया चल रही है एनसीईआरटी समझ में आ रही होगी। तो अभी देख लेते हैं, हमने जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ लिया था और अभी हम पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ मगध एंड अलेक्जेंडर इन्वेशन। ठीक है। एक्चुअल में ये था मगध एम्पायर के बारे में आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद पढ़ेंगे अगले लेक्चर में अलेक्जेंडर इन्वेशंस जो भी हुए थे वहां पे, जो बदतमीजियां हुई थी, मारकाट जो हुई थी, वो सब हम पढ़ेंगे। और उसके बाद अपने आ जाएंगे मौर्य डायनेस्टी आ जाएगी उसके बाद। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, तो पता ही है ना फिर तो भाई साहब, वो तो एक अलग ही लेवल की चीज है। मजा आ जाएगा उस लेक्चर में, जब वो लेक्चर पढ़ाऊंगा ना मैं बताऊंगा उनके उनके जो काम थे, उनके जो कर्म थे, उनके बारे में बताऊंगा। ये नंदा डायनेस्टी जितनी उछल के दिखा रही थी, इतनी आग उछल रही थी, ये वो सब डिस्ट्रॉय जिस तरह से हुई है, चाणक्य ने जो डिस्ट्रॉय करी है, मजा आ जाएगा फुल। चैनल सब्सक्राइब कर लो, आगे मजा आने वाला है जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। ठीक है। और जिन्होंने किया है उनको तो पता ही भैया, एनसीईआरटी चल ही रही है, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, है ना। तो अभी हमको क्या करना, आज हमको मगध एम्पायर, जितने भी ये छोटे छोटे मगध एम्पायर वगैरह कहाँ से निकल के आए हैं, बेसिकली ये महाजनपद हैं, कैसे कैसे ये निकल के आए हैं, ये मैं बताऊंगा अभी आपको। और इसके बाद अगले लेक्चर में आपको फॉरेन मतलब अलेक्जेंडर इन्वेशन, जो कुछ लड़ाइयाँ हुई थी वहाँ पे, वो भी समझाऊंगा आपको। तो बेसिकली 2 लेक्चर निकलेंगे लेसन 5 से, फिर उसके बाद अपना आ जाएगा मगध एम्पायर। मगध एम्पायर नहीं, मॉडर्न डायनेस्टी आ जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, और मजा आ जाएगा भाई। तो वो लेक्चर तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, मतलब कहोगे कि यार भाई नेक्स्ट लेवल। जब बताऊंगा ना उनमें चीजों को, मैं अलग से, आपको पता ही है मैं थोड़ा सा स्टोरी बेस बताता हूँ, तो जब बताऊंगा तो मजा आ जाएगा। और आज का लेक्चर भी बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं भाई साहब अपना। कहने का मतलब ये है कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई। द राइज ऑफ मगध अंडर द हर्यंका, शुनाक एंड नंदा डायनेस्टी। ठीक है, डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। अचीवमेंट्स ऑफ बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। पर्शियन इन्वेशंस यहाँ से हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज हम बेसिकली करने वाले हैं अचीवमेंट्स ऑफ बिम्बिसार एंड अजातशत्रु और एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। कोई इसमें एडिशनल डिटेल, जो टॉपिक के अंदर एडिशनल डिटेल्स बताने वाली होंगी, वो मैं बता दूंगा, बट एनसीईआरटी से कवर करते चलेंगे, उसी में सब कुछ कवर हो जाएगा। अब अपने को तो बेस क्लियर करना है ना, अभी एडवांस लेवल पे तो अभी नहीं जाना, बेस क्लियर कर रहे हैं ना एनसीईआरटी से, तो वही चीज है। चलो शुरू करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी बीसी, द नदर्न इंडिया कंसिस्टेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। एक्चुअल में ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड पता है कौन सा है? ये जैनिज्म बुद्धिज्म वाले टाइम पीरियड है। इस टाइम पे ना कुछ अलग से, जैनिज्म बुद्धिज्म तो धर्म चल रहे थे एक, है ना, वे ऑफ लिविंग था, लेकिन उसके अलावा भी तो दुनिया में और चीजें हो रही होंगी ना, तो वो ये चीजें हो रही थी, इन्वेशन हो रहे थे। मगध एम्पायर बहुत से अपने आप को बहुत ज्यादा हीरो बनने लग गए थे, कुछ लोग किंगडम्स बनाने लग गए थे। जो मैंने बताया था ना कि जन जो थे वो सारे, इतने सारे जन मिलके जनपद हो गए, है ना। जनपद के बाद वो महाजनपद बन गए, छोटे छोटे जनपद मिलके अपना, ऐसा ना, छोटे छोटे ग्रुप के मिलते हैं, एक अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं ना कि भैया अब तो अब नेक्स्ट लेवल हो गए। वही चीज है उनकी भी, कुछ नहीं, बस खाली जब पावर आ जाती है ना, तो लोगों को झलती नहीं है पावर, फिर उसको वो समझते हैं कि भाई हमसे बड़ा तो कोई बदमाश है ही नहीं। वही चीज यहाँ पर भी हुई है। ठीक है, एक्चुअल में शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, बस ऐसी था कुछ। तो जो छोटे-छोटे मतलब लोग मिलके अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं, वही चीज़ थी। ठीक है? तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है कि जो छोटे-छोटे किंगडम्स थे, वो अपने आप को बड़ा बन मतलब दूसरा कैप्चर कर करके वो अपने आप को बड़ा बनाने लग गए थे, और बड़ा बनाने लग के वो महाजनपद बन गए, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है? तो ये टाइम पीरियड जो है वो बुद्धिज्म, जैनिज्म का ही टाइम पीरियड है। ठीक है? अब जब मैंने स्टडी करी थी, तो बुद्धिज्म, जैनिज्म तो मैंने बहुत बाद में पढ़ा था। इसके बाद मैंने अलेक्जेंडर इन्वेशन, पर्शियन इन्वेशन और मगध, ये सब मैंने पहले पढ़ लिए थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म तो उसके बाद पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी ने आपको वो चीज़ पहले करा दी है। ठीक है? द नॉर्दर्न इंडिया कंसिस्टेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। इंडिपेंडेंट किंगडम्स वगैरह बन गए थे इस टाइम तक आते-आते। सम ऑफ देम वर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाइल सम अदर्स वर रिपब्लिक। अब मोनार्कियल और रिपब्लिक क्या होते हैं? मोनार्कियल फॉर्म वो होते हैं जो, कहने का मतलब ये है कि जो राजा का बेटा राजा वाला सीन है ना, कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? वो ये होती है कि जो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट किया जाता है, कि लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है। जैसे है ना, जैसे प्रेसिडेंट बनाते हैं ना, जैसे यहाँ पर तो प्रेसिडेंट ही बनाते थे, और प्रेसिडेंट जो था वही बनाते थे, लोग बार बनाते थे, लोग को वोट्स वगैरह रहते थे कि वोट डालते थे कि हाँ भाई इसको बनाना है हमको, अपने किंगडम का एम्पायर, मतलब एम्पायर पूरा इसके हाथ में देना है। तो इसको वोट करते थे लोग बार, और वो बना देते थे इसको कि भाई तू हमारा प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, ये होती है रिपब्लिक। ठीक है। While there was a concentration of monarchies on the Gangetic Plain के टाइम पे, मतलब उस वाले क्षेत्र में monarchical form of government ज़्यादा चलती थी। The republics were scattered in the foothills of the Himalayas. हिमालयस की साइड रिपब्लिक्स वगैरह देखी गई है। ठीक है। Some of the republic consist of one tribe like the Shakyas, Lichavis and Mallas. ठीक है, ये कुछ ट्राइब हैं जो रिपब्लिक फॉलो करते थे।
इन द रिपब्लिक द पावर ऑफ डिसीजन ऑल मैटर ऑफ स्टेट वेस्टेड इन द पब्लिक असेंबली, ऑल डिसीजंस वर अ मेजॉरिटी वोट। मैंने बताया आपको रिपब्लिक क्या होता है, जो लोगों द्वारा वोट किया जाता है कि हमें इसको एम्पायर मतलब किंग बनाना है, तो इसको हम वोट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सुन, एक्चुअल में मैंने आपको बताया था शायद ये एनसीईआरटी ने ही बताया था, मैंने बताया था, मेरे को ऐसे ध्यान आ रहा है कि कितने सारे जनपद वगैरह बन गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि 22 जनपद बन गए थे इस टाइम पे आते थे। जनपद बोले तो कुछ पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर किंगडम्स आने लग गए थे, मतलब किंगडम्स बनने लग गए थे। 12 जनपद कह लो कि 12 किंगडम्स बन गए थे। ठीक है? अब जब ये 12 किंगडम्स बन गए तो सॉरी 12 नहीं 22 जनपद जब बन गए, 22 जनपद बनने के बाद जब चीज़ें और जब इलैबोरेट, जैसे मेरे मेरे पास एक जन है, ठीक है? मेरे पास एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ कि उसको भी अपने मैं सामने देख रहा हूँ कि यार हाँ, ये मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं इससे झगड़ा करूँगा, इसका पोर्शन भी कब्जाने की कोशिश करूँगा। मैंने वो चीज़ कब्जाई तो मैंने अपना एक महाजनपद बना दिया, ठीक है? मेरा जनपद था, एक और जनपद कब्जा लिया, महाजनपद बन गया, एक और कब्जा लिया, वो महाजनपद की कैटेगरी में आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, जो 22 जनपद थे, वो मतलब और ज़्यादा उन पे कैप्चर कर के लोगों ने महाजनपद बनाने शुरू कर दिए। तो कहने का मतलब ये 16 महाजनपद आ गए उसके बाद। 22 जनपद से 16 महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। वो 22 जनपद जो थे वो 16 महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। ये चीज़ एनसीईआरटी बताती है। देखो द बुद्धिस्ट लिटरेचर, एक बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है अ, अंगुत्तरा निकाय, ठीक है? उन्होंने 16 महाजनपद की एक लिस्ट दी है कि 16 महाजनपद यानी 16 किंगडम्स थे वहाँ पर, ठीक है? कौन-कौन से? अंग, मगध, काशी, कोशाला, वाजी, बहुत इंपॉर्टेंट है वाजी, किस लिए? इसमें बाकी जितने भी किंगडम्स हैं, इसमें मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट एक वाजी एक ऐसा किंगडम है, एनसीईआरटी नहीं बता रही, मैं बता रहा हूँ, वाजी एक ऐसा किंगडम है जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है? तो ऐसे आप याद कर सकते हो, वाजी रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। माला, चेडी, वात्सु, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुसेना और अस्माका, अवंती, गंधारा, कम्बोज, ठीक है? ये बेसिकली 16 महाजनपद थे जो बन के सामने आ गए थे करते हुए कि लो भैया हम महाजनपद बन गए, ठीक है? इसके बाद जैन टेक्स्ट आल्सो कंटेन रेफरेंस टू द एक्जिस्टिंग ऑफ 16 किंगडम्स। उन्होंने भी ये कहा है कि 16 किंगडम्स बने। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतता गया, द स्मॉल एंड वीक किंगडम्स आइदर सबमिटेड टू द स्ट्रॉन्ग रूलर, जो छोटे किंगडम्स और जो मतलब कमजोर किंगडम्स थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया अपने आप को, बड़े-बड़े किंगडम में जाके मिल गए। अभी बताऊंगा मैं कौन-कौन से कहाँ-कहाँ मिल गए और कितने लोग बार मतलब कितने वीक रूलर भी बने हैं यहाँ पर, ठीक है? बस उनको राजा तो बस नाम-नाम के राजा थे वो बाकी उनमें था कुछ नहीं। फाइनली इन द मिड 6th सेंचुरी और जैसे-जैसे समय बीतता गया, ओनली 4 किंगडम सर्वाइव। 4 किंगडम बचे, कौन से? वत्स, अवंती, कोशाला एंड मगध। मगध सबसे बड़ा एम्पायर है, बाकी ये वत्स, अवंती और कोशाला, ये भी किंगडम है अपने आप में भैया, ये भी अपने आप में बहुत सुपीरियर समझते हैं अपने आप को। बट इनके जो फादर साहब थे, वो मगध थे, ठीक है? मगध रूल जो है ना, मगध एम्पायर जो है वो काफ़ी हद तक फैला था, ठीक है? और सबसे ज़्यादा फैलाया किसने? वही बताऊँगा, बिंबिसारा, अजातशत्रु, उज्जैन, ये सब थे तीनों, कुछ ज़्यादा ही अपनी तड़ी में थे इन्होंने फैलाया वो, ठीक है? वत्स पहले पढ़ते हैं वत्स के बारे में। द वत्स किंगडम वाज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना के तट पर सिचुएटेड था भाई साहब ये, और इट्स कैपिटल वाज़ कौसंबी नियर मॉडर्न इलाहाबाद। कैपिटल क्या थी? कौसंबी। इट्स मोस्ट पॉपुलर रूलर वाज़ उदयन नामक एक रूलर थे, जो जिनको मतलब वत्स के जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो उदयन थे, ठीक है? ही स्ट्रेंथेन हिज पोजीशन बाय एंटरिंग इनटू मैट्रिमोनियल अलायंस। अब ये देखो यहाँ पर क्या है कि लोग बार जब ऐसा था, जब रूलर बनते थे तो लोग बार झगड़ा करना एकदम से पसंद नहीं करते थे कि हाँ भाई तू मेरे साथ झगड़ा कर ले और मैं तेरे को पीटूंगा रख के और फिर तेरा किंगडम हड़पा लूंगा, ठीक है? ऐसा लोग बार इतना ज्यादा नहीं सोचते, भाई होते थे झगड़े, बट इतना ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते कि यार जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी क्यों करनी। तो इन्होंने क्या काम करा, उन्होंने रणनीतियां अपनाई। दिमाग देख रहे हो भाई साहब मतलब कि ऐसा करने लग गए कि यार एक काम करो भाई, वो जैसे सामने वाले के पास एक किंगडम है, ठीक है? राजा है। अब वो देखते हैं कि यार मैं इससे झगड़ा करूँगा तो फिर भाई अब मेरे को भी सेना बनानी पड़ेगी, उसको भी सेना बनानी पड़ेगी, झगड़ा होगा, वो थोड़ा दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है। तो अब वो लोग क्या करते थे कि यार वो देखते थे कि यार इस किंगडम के बाद इसकी एक डॉटर है। तो क्या करते थे कि दिमाग दौड़ाते थे और अपना शादी का सिस्टम बनाते थे उससे कि यार इससे शादी कर लेता हूँ, दहेज में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। दिमाग देख रहे हो? तो ऐसा वो करने लग गए। इन्होंने क्या करा, मैट्रिमोनियल अलायंसेस ये लोग बनाने लग गए, शादी करने लग गए। अब जब शादी करने लग गए तो दहेज में एक छोटे-मोटे किंगडम इनके आ जाते थे। अब भाई शादी हो गई तो ज़ाहिर-सी बात है अपनी पावर तो अपनी पावर हो ही गई, सामने वाले जो व्यक्ति जो उनके ससुर जी हैं, उनकी भी तो भाई पावर उनकी हो गई, है ना? तो ये था। अब वो भैया दामाद और ससुर मिलके अपना चलाने लगे किंगडम, तो इन्होंने क्या करा, शादी वगैरह काफ़ी करी और इससे ज़्यादा संबंध बनाए इन्होंने, ठीक है?
तो यहाँ पे भी लिखा है ही स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन बाय एंटरिंग इनटू मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद अवंती, अंग और मगध। मैट्रिमोनियल अलायंसेस बना मतलब शादी वगैरह की उन्होंने, शादी की और अपना दहेज-वहेज में वो ले लेते थे। ठीक है? आफ्टर हिज डेथ जब इनकी क्या नाम है इनका, उज्जैन जो है, इनकी डेथ हो गई, तो वत्स एनेक्स टू अवंती किंगडम, एनेक्स का मतलब होता है मिल जाना। अवंती किंगडम जो है उसमें वत्स किंगडम मिल गया, मतलब वत्स किंगडम जो चल रहा था, वत्स किंगडम ने मतलब सॉरी अवंती किंगडम ने वत्स को भी अपने साथ मिला दिया। ठीक है? किनकी डेथ के बाद? उज्जैन की डेथ के बाद। ठीक है? तो यहाँ पर वत्स किंगडम अवंती में कन्वर्ट हो गया था। अब अवंती के बारे में पढ़ते हैं भाई। द कैपिटल ऑफ अवंती वाज़ उज्जैन। अवंती की कैपिटल थी उज्जैन। द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ दिस किंगडम वाज़ प्रद्योता। ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर थे। ही बिकेम पावरफुल बाय मैरिंग वशवदत्ता, और ज्यादा उनको पावरफुल हो गए वशवदत्ता से मैरिज करके, द डॉटर ऑफ उद्यना। उद्यना की जो डॉटर थी, कहने का मतलब है वत्स किंगडम के जो पॉपुलर होते ना किंग, उद्यना उसकी जो डॉटर थी अवंती, मतलब इन्होंने प्रद्योता ने उससे शादी करी और मतलब अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। ठीक है? बुद्धिज्म को वो फॉलो करते थे। ठीक है? बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और इनके जो अवैसन जो इनकी संतान थी, कहने का मतलब ये है राजा का बेटा राजा बनेगा। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है? तो राजा का बेटा राजा बनेगा। अब इनको जो बेटा था वही ऐसा निकला, अब क्या कर सकते हैं? वो आपने वो तो देखे होंगे ना। अब जैसे कहीं झगड़ा हो गया साहब, अब जब झगड़ा हो गया तो वो नहीं होता कि भाई जैसे किसी ने किसी के एक थप्पड़ मार दिया, वो कहता भाई देख एक बार तो मार दिया है, दोबारा मत ना मार देना। दोबारा फिर मार दिया, अब की बार अगर मार दिया तो मोर बना दूँगा। ऐसे जो होते हैं ना लोग कि कहते हैं एक मार दिया, दूसरा मार दिया ज़रा, दूसरा मार दिया, तीसरा मार दिया ज़रा, तो उनके बेटे वैसे ही थे। ठीक है? इनके प्रद्योता के जो बेटे थे वो ऐसे ही थे कि हाँ भाई थोड़ा वीक थे, वो ज़्यादा लड़ना-वड़ना चाहते नहीं थे किसी से, ठीक है? तो इन्होंने क्या काम करा, अब जब लड़ना नहीं चाहते तो ज़ाहिर-सी बात है कोई सामने वाला कमज़ोर है तो वो अपनी ताकत दिखा के उसको हड़पा लेता है ना? किंगडम को। तो वही यहाँ पर भी वही हुआ है कि जो प्रद्योता मतलब के जो बेटे थे वो वीक थे, वीक रूलर थे और ये किंगडम भी हड़पा लिया, मगध ने ये किंगडम भी हड़पा लिया। जब मगध एम्पायर उस टाइम पीक पे हो रहा था, बिंबिसारा अजातशत्रु ने बिल्कुल मतलब आतंक उतार रखा था भाई साहब, मगध एम्पायर को एक पीक पे ले जाने का काम किया था इन्होंने, बिंबिसार और अजातशत्रु ने। ठीक है? तो अब उन्होंने हड़पा लिया था अवंती किंगडम भी, ठीक है? कोशाला की बात करते हैं। अयोध्या वाज़ द कैपिटल ऑफ कोशाला, कोशाला की कैपिटल है अयोध्या। किंग प्रसेनजित, प्रसेनजित किंग थे, जो जिनके मतलब कोशाला जो एम्पायर था उनके किंग थे। ही वाज़ हाइली एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे थे। हिज पोज़ीशन वाज़ फर्दर स्ट्रेंथेन्ड बाय मैट्रिमोनी, इन्होंने भी क्या करा कि शादी के वाले संबंध बनाए दूसरे के एम्पायर से और उन्होंने अपनी पावर बढ़ा ली। ठीक है? हिज सिस्टर वाज़ मैरिड टू बिंबिसारा, मतलब कोशाला किंगडम पर्सनाजित की जो बहन थी, अब बेटी नहीं तो बहन, बहन-बेटी देखते थे वो, मतलब उनसे शादी करते थे। तो उनकी जो बहन थी, उनकी शादी कराई गई बिंबिसारा। बिंबिसारा कौन? जो हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर थे, बताऊँगा अभी आपको। बिंबिसारा से अभी नाम सुन लो, बिंबिसारा से शादी करी और काशी उनको दहेज में दिया गया। काशी एक जगह है, बेसिकली ये एम्पायर उनको दहेज में दिया गया। तब से मतलब यार कैसा यार क्या चीज़ है भाई, आजकल तो भाई चलो दहेज में अब वैसे डाउरी नहीं लेनी करनी चाहिए भाई, दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो चलता है, जो भी चलता होगा भाई, है ना? पहले एम्पायर के एम्पायर चलते थे यार दहेज में। सुनने में भी कितना मतलब एक अजीब-सा फ़ील नहीं हो रहा सुनने में भी कि यार भाई अब शादी हुई है, दहेज में क्या लेके जा रही है, बेटी क्या लेके जा रही है दहेज में? एम्पायर लेके जा रही है। क्या बात है भाई! भैया बड़े घर की बातें हैं ये, सब अमीर लोगों की बातें हैं भैया ये। सब्सिक्वेंटली देयर वाज़ अ डिस्प्यूट विद अजातशत्रु, अजातशत्रु के साथ कुछ थोड़ा-सा उनका विवाद हो गया, किसी बात को लेके विवाद हो गया उनमें। आफ्टर द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट पर्सनाजित मैरिड द डॉटर ऑफ बिंबिसारा। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पावरफुल किंग कोशाला बिकेम पार्ट ऑफ मगध। अब जब इनकी भी डेथ हो गई तो मगध ने इसको भी हड़पा लिया। ठीक है? अब कोशाला भी मगध में आ गया। अब बात करते हैं मगध एम्पायर की। बेसिकली मगध एम्पायर में तो इसमें एनसीईआरटी कुछ फैक्टर्स क्लेम करती है, फैक्टर्स बताती है और इनके इंपॉर्टेंट हम आ जाएँगे बिंबिसारा और अजातशत्रु पे, ठीक है? ओके, मगध के बारे में पढ़ते हैं। मगध सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा फैलने वाला किंगडम था। वन ऑफ देखो यहाँ पे लिखा है ऑफ ऑल ऑफ द किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया मगध इमर्ज्ड पावरफुल एंड प्रॉस्पेरस, सबसे ज़्यादा ताकतवर इसको माना गया है। इट बिकेम द नर्व सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी नॉर्थ इंडिया में जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी, उनका नर्व, उनका मेन फोकस, उनका मेन पॉइंट मगध बन चुका था। ठीक है? Magad was endowed by nature in certain geographical, these made her to rise imperial greatness. Her strategic position between the upper and lower part of the Gangtic Valley was a great advantage. इनकी जो पोजीशन वगैरह होती थी वो गैंगटिक वैली के अपर और लोअर पोर्शन पे होती थी, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता था। वहीं पे जो उनकी जो मतलब ज़मीन थी वो उपजाऊ ज़मीन थी, जहाँ पे उगाई वगैरह अच्छे से हो जाती थी।
ठीक है? इट हैड अ फर्टाइल सॉइल, द आयरन ओर्स इन द हिल्स नियर राजगढ़ एंड कॉपर एंड आयरन। अब एक्चुअल में यहाँ पर क्या है ना, आयरन का बहुत ज़्यादा मतलब लोहे की वजह से आयरन की वजह से ज़्यादातर अधिकतर तो जो झगड़े हुए हैं ना, वो आयरन की वजह से हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीक पे लोग इसको यूज़ करने लग गए थे। टूल्स वगैरह अच्छे हो गए, तो अब क्यों लोग कैसे दबेंगे भाई? तो वही चीज़ हुई थी। हर लोकेशन एट द सेंटर ऑफ द हाईवेज ऑफ ट्रेड ऑफ दोज़ डेज़ कंट्रीब्यूटेड टू हर वेल्थ। ठीक है, बहुत अच्छी खासी उन्होंने अपनी सेना वगैरह बना ली थी। मतलब मगध का ऐसा सीन हो गया था, बिंबिसार और अजातशत्रु ने ऐसा काम कर दिया था कि इनकी जो खलनायक जो बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसी सेना, खतरनाक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की। ठीक है, राजगृह वाज़ द कैपिटल ऑफ मगध। राजगढ़ कैपिटल जहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, किसने कराई थी अभी बताएंगे आपको आगे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु। ठीक है, दस प्रॉस्पेरिटी ऑफ मगध रीच्ड इट्स जेनिथ। मतलब कि कहने का मतलब ये है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिम्बिसारा, बिम्बिसारा और अजातशत्रु के टाइम पे ये अपने चरम पर पहुंच चुका था भाई साहब, मगध एम्पायर। ठीक है, तो ये था। अब पढ़ते हैं बिम्बिसारा के बारे में, द इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या हुआ, जब ये मगध एम्पायर बन गया ना, तो एम्पायर में ही काफी सारी डायनेस्टीज उभर के सामने आ गई। हर्यंका डायनेस्टी, शिशुंगा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, ये 3 डायनेस्टी निकल के सामने आ गई। पहले हर्यंका, हर्यंका के बाद शिशुनाग, शिशुनाग, उसके बाद नंदा डायनेस्टी आ गई। ठीक है, काफ़ी सारी डायनेस्टी निकल के सामने आ गए। अब एक ही चीज़ थोड़ी ना चल रही है, मगर एम्पायर पूरा चल रहा है, लेकिन एम्पायर को उखाड़ने वाले भी तो कोई ना कोई होंगे। अब ऐसा तो नहीं भाई, अमर तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसी हुआ। बिम्बिसारा बिलोंग टू द हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी बनाई बिम्बिसारा ने, अपनी एक खतरनाक तरीके की आर्मी बनाई उसने कि भैया जिससे भी लड़ाई हुई उसको कूटेंगे रख के। ठीक है? ही कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन बाय मैट्रिमोनी। इन्होंने भी अपने वैवाहिक संबंध बनाए। ठीक है? जितनी भी चीज़ें इनको मिली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोशाला के जो प्रसजन थे, उन्होंने अपनी बहन की शादी कराई, तो और क्या कहते हैं, काशी उनको दहेज में दिया, तो वही चीज़ है। बिम्बिसारा ने भी अपने वैवाहिक संबंध बनाए। उनका पहला विवाह जिससे किया गया, हिज फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस वाज़ विद द रूलिंग फैमिली ऑफ कोशाला। कोशाला की रूलिंग फैमिली मतलब प्रसजनित की बहन। ही मैरिड कोशाला देवी। कोशाला देवी जो है, परसोजन की बहन का नाम है कोशाला देवी। ठीक है, सिस्टर ऑफ पर्सन है। ही वाज़ गिवन द काशी रीजन एज़ डाउरी। काशी उनको दहेज में दिया गया। ठीक है, बिम्बिसारा मैरिड, फिर उन्होंने एक शेलाना नाम की लड़की से शादी करी। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी फैमिली। लिच्छवी एक ट्राइब थे ना, जिनका कौन-सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था? रिपब्लिक। मैंने स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में ही बताया था। ध्यान दो अगर याद है तो। लिच्छवी मैंने बताया था ना, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें चलती है। तो वहाँ पे लिच्छवी फैमिली जो थी, वैशाली, वैशाली की एक लिच्छवी फैमिली थी। तो उनकी एक प्रिंसेस थी, शिना नाम की, शिलाना नाम की, उससे शादी करेगी बिम्बिसारा की। ठीक है? दिस मैट्रिमोनियल अलायंसेस सिक्योर्ड हिम फॉर द सेफ्टी ऑफ द। इस वाली शादी से क्या हुआ कि जो नॉर्दर्न पोर्शन था, जो नॉर्थ वाला पोर्शन था, वो उनके कंट्रोल में आ चुका था। मतलब कि वहाँ से उनकी तरफ से उनको कोई खतरा नहीं था। ठीक है? मोर ओवर क्योंकि दिमाग से खेलते थे ना भाई साहब। अब इधर का पोर्शन, इधर ईस्ट से लेके वेस्ट तक तो इन्होंने अपना फैलाया। ठीक है? ऊपर तक ले गए, नॉर्थ की तरफ भी थोड़ा-सा बढ़े, लेकिन नॉर्थ की तरफ अलग एम्पायर चल रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी हद तक फैलाया अपना पोर्शन। अब वो सोचते हैं कि भाई नॉर्थ से अटैक हो जाएगा, तो नॉर्थ से उन्होंने अपने वैवाहिक संबंध बना लिए कि नॉर्थ की तरफ से सेफ हो गए लोग। तो ऐसे बहुत दिमाग लगा देते भाई साहब। मज़ाक की बात थोड़ी है इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना। मोreover इट फैसिलिटेटेड द एक्सपेंशन ऑफ द मगध टुवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ नेपाल। नेपाल तक इन्होंने फैला लिया अपना मगध एम्पायर। ही आल्सो मैरिड खेमा ऑफ द रॉयल हाउस ऑफ मद्र इन सेंट्रल पंजाब। बिम्बिसारा also undertook many expedition and added more territories to his empire। इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने खाली वैवाहिक संबंध नहीं बनाए, इन्होंने झगड़े भी करे। झगड़े करके भी इन्होंने किंगडम्स को हरा पाया। तो मतलब ऑल ऑफ मतलब आप वो कह सकते हो ना, ऑलराउंडर बंदा था भाई साहब। हर तरह से उसके साथ झगड़े करवा लो, चाहे प्यार से समझा लो, काम अपना ही निकालना है इसको। ठीक है? ही डिफीटेड ब्रह्मदत्त ऑफ अंग। अंग जो एक एम्पायर है ना, जो मैंने बताया 16 महाजनपद में एक अंग भी है, उसमें अंग के जो मेन रूलर थे ब्रह्मदत्त, उनको मारा, पीटा उनको, उनसे झगड़ा हुआ उनको पीटा, पीटने के बाद उनका किंगडम हड़पा लिया। ऐसे ही करते थे, यही काम था इनका। ही मेंटेन फ्रेंडली अवंती के साथ, इन्होंने भाईचारे वाले संबंध बनाए, भाईचारा ऑन टॉप। इन्होंने ये वाले संबंध बनाए अवंती के साथ कि भाई तू मेरा भाई है, तेरे को कोई दिक्कत होगी मैं आऊँगा, भाई भाई के हाथ लग गया है, अब नहीं छोड़ेंगे किसी को, तो उनके भाईचारे वाले संबंध थे। ठीक है? He had also efficiently reorganized the administration of his kingdom। बिम्बिसारा was a contemporary of both वर्धन महावीर। गौतम बुद्ध को और महावीर को, कहने का मतलब है बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों फॉलो करते थे, लेकिन ये कहा गया है कि पहले वो जैनिज्म को फॉलो करते थे, उसके बाद बुद्धिज्म को। ठीक है? बोथ रिलीजन क्लेम्स हिम एज अ सपोर्टर एंड डिवोटी। दोनों ये बोलते हैं कि ये दोनों रीजन को फॉलो करते थे। he seems to have made numerous gift to Buddhist संघ।
जो बुद्धिस्ट के संघ बने थे ना, जो काउंसिल्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराए थे, उनमें इन्होंने काफी सारे तोहफे वगैरह भी दिए हैं। ओके, बिंबिसारा की बात हो गई है। अब बात करते हैं अजातशत्रु की। ठीक है, अजातशत्रु कौन? सन ऑफ बिंबिसार। द रीजन ऑफ अजातशत्रु वाज रिमार्केबल फॉर हिज मिलिट्री कन्क्वेस्ट। अजातशत्रु थोड़ा दिमाग का संगी टाइप भी था। ठीक है, इसने अपनी एक मिलिट्री बनाई, अपनी आर्मी बनाई। ही फॉट अगेंस्ट कोशाला एंड वैशाली। वैशाली और कोशाला के विरुद्ध इसने लड़ाइयां करी और झगड़ा अपना सुलटा लिया। कहने का मतलब ये है, इस पैराग्राफ में वही बताया गया है कि इसने कोशाला और वैशाली के विरुद्ध झगड़े करे, झगड़े करके उनका एम्पायर हड़पा लिया। ठीक है, कहने का मतलब ये, जब इसका युद्ध चला तो 16 साल तक इसका युद्ध चला भाई साहब। देख रहे हो किस कदर इसने, मतलब कि 16 साल तक इसने युद्ध ही करे हैं। मतलब ये थोड़ा वैसा सन की था, ये थोड़ा-सा। लिखा भी है देखो यहाँ पे। दिस वॉर लास्टेड फॉर अबाउट 16 ईयर्स। 16 साल तक के 16 साल तक उसने झगड़े करे हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले, ठीक है? तो बेसिकली इसमें क्या है कि ऑपरेशन, मतलब इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो अभी हम थ्योरेटिकल बेस पे वो अभी हम उसको क्लेम नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ से देखो, बुद्धिस्ट एंड जैन बोथ क्लेम्स दैट अजातशत्रु वाज़ अ फॉलोअर ऑफ हिज रीजन। बुद्धिस्ट, जैन दोनों बताते हैं कि अजातशत्रु बुद्धिज्म को भी फॉलो करते थे और जैनिज्म को भी फॉलो करते थे। बट इट इज जनरली बिलीव्ड, ये ऐसा माना गया है कि शुरुआत में, इन द बिगनिंग, ही वाज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। शुरुआत में ये जैनिज्म को फॉलो ज्यादा करते थे और उसके बाद ये बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर। ठीक है, ही इज सेड टू हैव मेट विद गौतम बुद्ध। ये भी कहा गया है कि गौतम बुद्ध से ये भी मिले हुए हैं। इसकी जानकारी कहाँ से मिली है? इसकी जानकारी यहाँ से मिली है कि ये जो सीन है, ये जो बताया गया कि गौतम बुद्ध से कैसे मिले हैं, एक स्कल्पचर है बरहट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक बरहट स्कल्पचर है, इसमें मेंशन किया गया है कि ये गौतम बुद्ध से मिले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द महावंश, एक पर्सन थे महावंश, एक मॉन्क कह लो। ही कंस्ट्रक्टेड सेवरल चैत्याज एंड विहार। इन्होंने बहुत सारे चैत्याज और विहार भी बनाए हैं। चैत्याज और विहार क्या होते हैं? चैत्याज होते हैं जितने भी मॉन्क्स हैं उनके पूजा पाठ करने का जो एक स्थान होता है, उनको चैत्याज बोलते हैं। और विहार क्या बोलते हैं? जो उनके रहने का जो स्थान होता है, कहने का मतलब जब बारिश पड़ती है तो वो लोग वहां पे रह सकते हैं, तो रहने का जो स्थान होता है उसको विहार बोला जाता है। ठीक है, चैत्याज जहां पर वो पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं मंदिर में, वैसे ही वो जहाँ पर पूजा पाठ करते थे उनको चैत्यास बोला जाता है। तो काफ़ी सारे चैत्यास इन्होंने बनाए थे। कहने का मतलब ये आइडल वर्शिप वहाँ पर शुरू हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर्स में बताया था। ठीक है? विहार्स क्या होते हैं? उनकी जो रहने वाली जगह होती है उनको विहार्स बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ही वाज़ एन आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगीर। उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई राजगीरा में। वो गौतम बुद्ध की डेथ के बाद, जस्ट बाद ही इन्होंने राजगीरा जो कैपिटल थी, उसमें इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई। ठीक हो गया? याद रखना, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बुद्धिस्ट काउंसिल से। द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु वाज उज्जैन। अजातशत्रु के बेटे थे उज्जैन, जिन्होंने इसके बाद कमान संभाली। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द न्यू कैपिटल एट पाटलिपुत्र। पहले राजगढ़ कैपिटल थी, उसके बाद न्यू कैपिटल उन्होंने बनाई पाटलिपुत्र। ठीक है, सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू रिवर्स द गैंग्स एंड द सन। ठीक है, लेटर इट बिकेम फेमस फॉर द इंपीरियल कैपिटल ऑफ द मौर्य। बाद में इसको कैपिटल बना दिया गया। उज्जैन सक्सेसर व वीक। अब इसके बाद इन्होंने ज्यादा कुछ तो किया नहीं, जो करना था अजातशत्रु बिंबिसारा करके चले गए थे। ये खाली बस अपने बाप दादों की संपत्ति पे जी रहे थे। ठीक है, कहने का मतलब ये सीधा सीधा अर्थ। ठीक है, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, मैंने सीधा बता दिया आपको। ठीक है, उज्जैन सक्सेसर व वीक रूलर एंड। अब जो उज्जैन के जो बेटे वगैरह थे, ये जो थे, ये सब क्या है कि जो, अब इसमें तो नाम नहीं लिखा गया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। नाग दशक एक इनके बेटे थे, जो कि बहुत ही कह लो फट्टू किस्म के इंसान थे। तो वो अब वीक थे तो भैया अलग डायनेस्टीज़ आएँगी। अब अगर आप वीक पड़ोगे तो आपसे जो भाई जो ज़्यादा जिसके पास पावर है वो आपसे ज़्यादा हीरो बनना चाहेगा, तो वो तो आपको हड़पा ही लेगा। तो यहाँ पर भी एक हुआ, जो आपके नागदक्ष जो इनके बेटे थे, वो काफ़ी कमज़ोर थे, तो वो उनको कैप्चर कर लिया गया। शिशुंगा डायनेस्टी आ गई थी, एक शिशुंगा नहीं, शिशुनाग डायनेस्टी आ गई थी। इन्होंने मगध एम्पायर को थोड़ा-सा ब्रेक कर दिया, हर्यंका डायनेस्टी को उखाड़ फेंका इन्होंने। कहने का मतलब ये, द हर्यंका डायनेस्टी केम टू एन एंड एंड द शिशुनाग डायनेस्टी केम टू पावर। हर्यंका डायनेस्टी यहाँ पर खत्म हो गई और शिशुनाग डायनेस्टी पावर में आ गई। कहने का मतलब ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ आप ढीले पड़ोगे, वहाँ आपसे आगे जाने वाले आपको कुचल कर आगे चले जाएँगे। ठीक है? ऐसा ही एस्पिरेंट की लाइफ में होता है। अगर आप अपना 1 घंटा भी कहीं वेस्ट कर रहे हो, तो आपके साथ जितने भी एस्पिरेंट हैं, वो आपसे 1 घंटा आगे हो गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखो। ऐसे ही यहाँ पर हुआ, हर्यंका डायनेस्टी थोड़ी-सी कमज़ोर पड़ी, शिशुनाग डायनेस्टी ने अपना वर्चस्व कायम कर। तो
मोटिवेट भी हो जाना, ठीक है? वेस्ट मत करना टाइम अपना। तो इसके बाद हम बात करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। द जेनोलॉजी एंड क्रोनोलॉजी ऑफ द शिशुनाग नॉट क्लियर। कहने का मतलब ये है कि इनके जो कालक्रम वगैरह थे वो क्लियर नहीं है, तो कोई एग्जैक्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि इन्होंने क्या-क्या कर्म किए, बट थोड़ा बहुत लिखा है देखो। शिशुनाग डिफीटेड द किंग ऑफ अवंती, अवंती के किंग को इन्होंने हराया, ठीक है? व्हिच वाज मेड पार्ट ऑफ द मगध एम्पायर। एक सेकंड। इन्होंने अवंती के पार्ट को हराया और मगध एम्पायर का जो एक पार्ट था अवंती, जिसके साथ संबंध थे भाईचारे वाले, तो सबसे पहले भाई को ही उखाड़ा उसने कि पहले भाई तू पिटेगा, तो इनको पीटा उन्होंने और निपटा दिया इसको, ठीक है? आफ्टर शिशुनाग द माइटी एम्पायर बिगेन टू कोलैप्स, ठीक है? वो बिखरना शुरू हो गया, मतलब शिशुनाग डायनेस्टी के आने के बाद मगध एम्पायर बिखरना शुरू हो गया। हिज सक्सेसर वाज काकावर्मन और काल अशोका। काल अशोका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। काल अशोका एक पर्सन है, मतलब उनके बेटे थे, ठीक है? ड्यूरिंग हिज रीजन द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट वैशाली। इन्होंने वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई। कहने का मतलब ये है कि ये भी बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, शिशुनाग डायनेस्टी भी बुद्धिज्म को फॉलो करती थी। काल अशोका वाज किल्ड बाय द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर से काल अशोका को निपटा दिया था। कहने का मतलब ये था काल अशोका के 10 लड़के थे, जो इसमें मेंशन नहीं है बट मैं आपको बताता हूँ। काल अशोका के 10 लड़के थे, 10वें का नाम है नंदीवर्धना। 10वें का नाम है नंदीवर्धना। काल अशोका के बाद जो मतलब उनके सक्सेसर जो थे ना, जो बेटे थे उनके, उसमें 10वें बेटे का नाम है नंदीवर्धना, जो कि बहुत ही डरपोक, और क्योंकि ऐसा है ना, जो हम मेहनत करके हासिल करते हैं वो हम सँभाल लेंगे। अब जो हमको रखी-रखाई मिल जाएगी वो हमसे नहीं सँभलेगी, है ना? वही चीज़ यहाँ पे हुई है। अब इनको तो भई ये तो अपना मार-तोड़ करके बन रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो उनके बेटे हैं उनको तो रखी-रखाई मिल जा रही है ना सारी संपत्ति, तो उनसे नहीं झिल रही। तो वहाँ पर जो 10वें बेटे थे नंदीवर्धना, इनसे वो चीज़ नहीं झेली और नंदा डायनेस्टी आई और इनको निपटाया और मज़े लिए पूरे, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, शिशुनाग डायनेस्टी को किसने निपटाया? नंदा ने। और किसने निपटाया बेसिकली? नंदा के फाउंडर कौन थे? महापद्म नंदा, बहुत ही खतरनाक और सन की आदमी, अजातशत्रु से भी ज़्यादा सन की। ये बंदा बहुत खतरनाक है भाई, सही में, ठीक है? तो वो आए शिशुनाग डायनेस्टी को उखाड़ के फेंक दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंदा डायनेस्टी। महापद्म नंदा वाज़ अ पावरफुल रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के पावरफुल रूलर महापद्म नंदा थे। इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? ही अपरूटेड द क्षत्रिय डायनेस्टीज़ इन नॉर्थ इंडिया एंड अज़्यूम्ड द टाइटल एकरथ। कहने का मतलब ये, इन्होंने पता नहीं क्षत्रियों से इनको क्या बैर था, क्या दुश्मनी थी, क्या गुस्सा था, हमें नहीं पता, कोई क्लियर नहीं है आटा, लेकिन इन्होंने पहला काम आने के बाद ये करा कि बेटे इनको जड़ से उखाड़ दो। हाँ, ही अपरूटेड कहने का मतलब यही हो गया, इनको जड़ से उखाड़ देगा क्षत्रियों को। तो ये बड़ा वैसा दिमाग का आदमी था। पुराण स्पीक अबाउट द एक्सटेंसिव कन्क्वेस्ट मेड बाय द महापद्म। पुराण में इनके बारे में लिखा गया है बकायदा। ठीक है, द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस ऑफ द खारवेला। इन्होंने ये थे नंदा डायनेस्टी के, महापद्म नंदा पहले थे, ठीक है? अशोका एक और थे जिन्होंने कलिंगा जिन्होंने कैप्चर किया। ठीक है? ये सब एक क्या कहते हैं, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, उसमें मेंशन किया गया है कि कैसे-कैसे महापद्म नंदा और अशोका ने कलिंगा को कैप्चर किया था। ठीक है? ये लिखा भी है, द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला ऑफ कलिंगा रेफर्स द कन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। कलिंगा वॉर पता है ना? पढ़ेंगे उसके बारे में भी अगर एनसीईआरटी में होगा प्रेज़ेंट तो, बट मतलब मेरे नोट्स में तो है प्रेज़ेंट। अगर एनसीईआरटी में होगा तो पढ़ेंगे। Kalinga by the Nanda. Many historians believe that a considerable portion of the Deccan was also under the control of the Nandas. कहने का मतलब ये, दिक्कन के जो जितने भी एरिया थे वो सारे नंदा डायनेस्टी के कंट्रोल में आ गए थे। Therefore, महापद्म नंदा में बी रिगार्डेड एज अ ग्रेट एम्पायर बिल्डर। कहने का मतलब ये कि एम्पायर वाकई में अगर किसी को देखा जाए कि किसी ने एम्पायर बिल्ड किया है, तो वो थे महापद्म नंदा, नंदा डायनेस्टी के फाउंडर। ठीक है, मतलब खतरनाक लेवल एकदम। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के मुताबिक महापद्म नंदा रूल्ड अबाउट 10 साल, 10 ईयर्स। महापद्म नंदा ने 10 साल अपना रूल किया। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज 8 सन। उनके 8 बेटे हुए जिन्होंने अच्छा खासा अपना जीवन यापन किया, अच्छा खासा उन्होंने रूल किया। द लास्ट नंदा रूलर वाज धनानंद। ये भी खतरनाक आदमी, मतलब कहने का मतलब इनके जो 8 बेटे थे ना, ये बेटे दोनों जीते थे भाई साहब, खतरनाक ही, मतलब कोई इनमें से वीक नहीं था, सब एकदम बढ़िया थे। ठीक है, लास्ट रूलर कौन है? ददानंद। दद्दा है वैसे तो, ये DHAD ददानंद है। ठीक है, ही केप्ट द मगध एम्पायर इंटैक्ट एंड पोजेस्ड अ पावरफुल आर्मी एंड एनॉर्मस वेल्थ।
मगध एम्पायर के तो इनको जड़ से उखाड़ दिया, शिशुनाग ने उखाड़ दिया था वो तो, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने भी अपनी एक पावरफुल आर्मी बनाई, खुद की आर्मी बनाई, बहुत ही शक्तिशाली, उनको बाकायदा ट्रेनिंग वगैरह इन्होंने कर कराई और एक खतरनाक वाली आर्मी इन्होंने बना ली। द फेबुलस वेल्थ ऑफ द नंदा इज आल्सो मेंशन्ड इन सेवरल सोर्सेज। इनकी जो आर्मी की जो चर्चाएं हैं भैया, वेल्थ है जो, वो काफी सारे सेवरल सोर्सेज में बताई गई है। द इनॉर्मस वेल्थ ऑफ द नंदा इज आल्सो रेफर्ड, एक तमिल संगम है जो इसका नाम है ये अहानानुरू, अहानानुरू, जो कि एक फेमस पोएट थे ममुलनार, उन्होंने लिखा था तमिल संगम, मतलब तमिल लिटरेचर में लिखा गया था। अहानानुरू नामक एक संगम, मतलब वो है लिटरेचर है, उसमें लिखा गया था इनके वेल्थ के बारे में, किस प्रकार इनकी आर्मी थी। ठीक है। द फ्लरिशिंग स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन द, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, द ऑप्रेसिव वे ऑफ टैक्स कलेक्शन बाय द नंदा। एक्चुअल में ऐसा था, नंदा के बाद क्या हुआ, नंदा डायनेस्टी जब बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक हो गई थी, तो उसमें क्या है कि इन्होंने क्या काम करा, चाणक्य से पंगा ले लिया। और चाणक्य तो आप जानते हो, कौटिल्य जो जानते हो भाई साहब, दिमाग के बहुत खतरनाक आदमी है, कि किस तरह से उन्होंने इस नंदा डायनेस्टी को उखाड़ने का काम किया भाई साहब। ऐसे कहता कुछ बदतमीजियां हो गई थी, मैं बताता हूँ आपको। अभी क्या होता है, कुछ बदतमीजियां हो गई थी चाणक्य से नंदा डायनेस्टी की, कहने का मतलब ये है, ठीक है। महापद्म नंदा से कुछ बदतमीजियां हो गई थी, चाणक्य से उन्होंने थोड़ा पंगा ले लिया था, और चाणक्य ने धमकी दी थी कि बेटा तेरा किंगडम नहीं बचेगा, दुनिया में कोई बचे ना बचे, तेरा किंगडम नहीं बचने दूंगा। और वो काम उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि पता दिमाग से बहुत तेज थे। उन्होंने अपना एक स्टूडेंट बनाया, एक डिसिपल बनाया, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य तो आप जानते ही भाई साहब, वो भी इस चीज में भैया, वो तो बिल्कुल ना डरने वाले, वो भी मतलब उनको इंटरेस्ट आता, उनको मजा आता था भाई साहब पंगे लेने में। तो चाणक्य ने कहा कि भाई इस बंदे के अंदर वो क्षमता है जो मेरा काम कर सकती है, और उसने इस बंदे को तैयार किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया और नंदा डायनेस्टी उड़ा दी पूरी। तो बहुत ही खतरनाक बताऊंगा, सॉरी यार, अलग से क्लास बनेगी यार, मॉडर्न में मैं अपनी क्लास लेकर आऊंगा एनसीईआरटी से अलग, तो मजा आ जाएगा आपको उसमें। चैनल सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे अभी, है ना। तो ये था भाई साहब, जब मैं मौर्यन एम्पायर पढ़ाऊंगा ना अलग से अपनी स्टोरी में, एनसीईआरटी तो बाद में कवर करेंगे, पहले मैं समझाऊंगा ना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मैं समझाता हूँ, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मजा आने वाला है आपको फुल। ठीक है। तो चाणक्य ने भाई साहब कहा कि तेरा तेरी नंद डायनेस्टी जो है ना, ये नहीं बचेगी, इसको उखाड़ो। और वाकई में उन्होंने उखाड़ फेंकी, चंद्रगुप्त ने कैसे उखाड़ी वो सब बताऊंगा मैं। ठीक है। इनका क्या तरीका, अब जो पंगे जो हुए थे उसमें क्या हुआ था कि ये ना टैक्स लेते थे लोग वालों से। दयानंद क्या करते थे कि लोग वालों से उन्होंने टैक्स सिस्टम कर दिया था, टैक्स देना अलाउ कर दिया था। तो ये बात लोगों को पसंद नहीं आती, देखो कहाँ से टैक्स दे, भाई गरीब आदमी वो टैक्स कहाँ से देगा, है ना। जिसके पास इनकी इनकम ही नहीं हो रही, तो और वो टैक्स ऊपर से दे, तो ये चीजें हो गई थी, यहाँ पे पंगे बढ़ गए थे। लोग वालों को ये चीजें पसंद नहीं थी, और इसी चीज का फायदा उठाया था चाणक्य ने, जो कि एक बहुत सारे उनके विरुद्ध, उनके अगेंस्ट में काफी सारे मूवमेंट भी चलाए थे, देखो लिखा भी गया है यहाँ पे। द ऑपरेसिव वे ऑफ टैक्स कलेक्शन बाय धनानंद वाज रिसेंटेड बाय द पीपल। कहने का मतलब ये कि ये जो टैक्स कलेक्शन था, टैक्स जो ये लेते थे धनानंद, वो लोगों को पसंद नहीं आया। इसका फायदा, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, इसका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने लिया। इनिशिएटेड अ पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट द नंदा रूल, नंदा रूल के खिलाफ इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, बहुत सारे लोगों को जोड़ा, ये चीजें उन्होंने करी। ठीक है। तो इस चीज का फायदा किसने लिया, चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम एट द अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, अलेक्जेंडर इन्वेशन हो गया था, अलेक्जेंडर ने आक्रमण कर दिया था, तो वो भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये वो वाला टाइम पीरियड है। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ से अलेक्जेंडर इन्वेशन पढ़ेंगे हम, पर्शियन और ग्रीक इन्वेशन, कहने का मतलब वही है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। और नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंका किसने, चाणक्य और चंद्रगुप्त ने। ठीक है, कैसे वो सब बताऊंगा मैं आपको। तो आपको ये 3 डायनेस्टी समझ में आ गई होंगी, हरेंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। भाई सब खतरनाक है ना। तो अब यहां से हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अपना पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेशन। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये चीज आपके समझ में आ गई होंगी, है ना। तो इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट है, लिंक्स वगैरह आपको सब टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी पोस्ट अपडेट होती रहती है, तो वहां पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हो, क्राउन सक्सेस ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम की भी। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, पर्सनली मेल कर लो, जो करना चाहते हो कर लो, जवाब आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़िया चल रही है सीरीज, और चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर में तो आपको मजा ही आने वाला है। ठीक है, तो खुश रहो, मौज करो, ऐश करो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।